Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss another topic. In fact, last topic associated with this biodiversity, that is biodiversity conservation, or we can write conservation of biodiversity. अगर मेरे बच्चों आपको याद होगा, इसमें मैंने आपको पढ़ाया बायोडायवर्सिटी क्या होता है, बायोडायवर्सिटी के यूजेस क्या है, किन पर्पसेस के लिए हम इनको कंजर्व करना चाहते हैं. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हम बायोडायवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं. बेटे, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी और स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी. तो आज का हमारा लेक्चर होगा इसी के ऊपर बेटा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी और स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी. पहले मैं आपको बता दूंगा बेटे, वी हैव टू मेथड्स या वी हैव टू स्ट्रेटजीज टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी. वी हैव टू स्ट्रेटजीज या वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज. We have two types of strategies to conserve biodiversity. We have two types of strategies to conserve biodiversity. One is in situ method of biodiversity conservation. One is in situ method of biodiversity conservation. We have one method of conserving biodiversity is in situ method of biodiversity conservation, and another method is ex situ methods of biodiversity conservation. तो मेरे बच्चों, बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए हमारे पास दो टाइप्स की स्ट्रेटजीज है. वन इज इन सीटू मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड अनदर इज एक्स सीटू. मुझे पहले बताइए मेरे बच्चों, किन स्पीशीज को हम कंजर्व करेंगे? ओके, टेल मी, किन स्पीशीज को हम मेरे बच्चों कंजर्व करेंगे? ऑब्वियसली यू आर एब्सोल्युटली राइट. उन स्पीशीज को हम कंजर्व करेंगे which are threatened, which are facing what is called as threat of extinction, which are either critically endangered or vulnerable. वो species जिनका ecological status जो है वो threat में है, यानी कि वो extinct होने के नजदीक है, या तो वो endangered है, या तो वो critically endangered है, या तो endangered है, या vulnerable है, उन्हीं को हम बेटे कंजर्व करना चाहते हैं. और कंजर्व करने के पास हमारे पास दो मेथड्स है, दो टाइप्स ऑफ मेथड्स है. वन इज इन सीटू मेथड्स ऑफ कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी and another ex situ. As the name indicates, in situ and ex situ. In situ methods of conservation, they are also called as on-site methods of conservation. On-site methods of conservation. On-site. इसी तरीके से इनको बोलते हैं ऑफ साइट मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. ऑफ साइट बेटा, वन इज ऑन साइट मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. इन सीटू को हम, इन सीटू इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू इज कॉल्ड एज ऑफ साइट. देखो, जैसे आप कभी बोलते हैं मेरे बच्चों, फैसला ऑन स्पॉट पर ही, इसी तरीके से ऑन साइट, यानी कि आपके पास कोई थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है या कोई थ्रेटेंड एनिमल स्पीशीज है, आप उसको अपने नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व कर रहे हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, टाइगर है. टाइगर किसी फॉरेस्ट में है, वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, आप टाइगर को कंजर्व करना चाहेंगे उसी फॉरेस्ट में,
कंजर्व करेंगे। अब जहां उसका नेचुरल हैबिटेट है, ये नहीं कि आप टाइगर को उठाएंगे और उसको जू में डालेंगे या जूलॉजिकल पार्क में डालेंगे या किसी और जगह डालेंगे, बेटा ऐसा नहीं। तो इन सीटू मेथड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इट्स कॉल्ड एज ऑन साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो इसमें क्या करते बेटे, दिस इज कंजर्विंग, लिखकर रखना, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और थ्रेटेंड स्पीशीज within their natural habitat। समझ रहे हैं आप? इन सीटू मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज, पहला पॉइंट, इन सीटू मेथड ऑल्सो कॉल्ड एज ऑन साइट मेथड ऑफ कंजर्वेशन, नंबर 1। नंबर 2, कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी विद इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो दिस इज मोर व्हाट यू कॉल्ड एज, देखिए बेटे ये तभी पॉसिबल है जब ऑप्शन है वहां कंजर्व करने का, यानी कि यहां तो या तो वहां इतनी हैबिटेट डिग्रेडेशन नहीं हो गई है कि वहां कंजर्व ना किया जा सके। अगर मैनेजेबल डैमेज है तो वहां पर हम यूज करते बेटे व्हाट यू कॉल्ड एज इन सीटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो इसी तरीके से एक्स सीटू में क्या करते बेटे, conserving biodiversity or threatened species outside their natural habitat, outside their natural habitats। तो इसको हम मेरे बच्चों कहते हैं ex situ methods of biodiversity conservation। in situ में within natural habitat, ex situ में आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट। मैं आपको बता दूंगा बेटा, आपके पास कोई मेडिसिनल प्लांट है, आपके पास कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है, आपके पास और कोई प्लांट है बेटा, ये अब पॉसिबल नहीं है कि इसको आप अपनी ही जगह कंजर्व कर सके, ये थ्रेटेंड है। आप इसको उठा लेते हैं बेटा, इसको आप ग्रो करते हैं बॉटनिकल गार्डन में, समझ रहे, आप इसको आर्बोरेटा में ले जाते हैं, आप इसको बेटा किसी और जगह पर कंजर्व करते हैं, लेकिन अपने हैबिटेट में कंजर्व नहीं करते, उसको हम बोलते हैं एक्स सीटू मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। आप ये कॉपी कर लीजिए बेटी। इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन जो है, इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में कौन कौन सा बेटा, कौन कौन सी कौन कौन सा ये आता है बेटा, मेथड आता है इसमें। नंबर 1 इज वी हैव नेशनल पार्क्स, वी हैव नेशनल पार्क्स। नंबर 2 वी हैव वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, number 2 is wildlife sanctuaries, number 3 is sacred groves or lakes, sacred lakes। we have another that is बायोस्फीयर रिजर्व्स। कॉपी कर लीजिए इनको, कॉपी कर लीजिए इनको बेटा। ये है हमारे पास, देखो बेटा, ये है हमारे पास मोड्स मेथड्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सैक्रेड ग्रोव्स और लेक्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। क्योंकि देखो बेटा, जब हम हायर क्लास में पढ़ाते हैं तो हम इनको बड़ा डिटेल में ले जाते हैं कि देखो किसको नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें फर्क क्या है, सैक्रेड ग्रोव्स क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या है, कैसे है। लेकिन यहां मैं आपको वही उतनी इंफॉर्मेशन बता दूंगा जितनी आपकी नीट एग्जाम में पूछी जाएगी और जितना बोर्ड्स में आपको, तो इस पे ब्रॉडली ये सवाल आता है, डिस्कस डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क्स के बारे में कुछ अब बताइए। अब सुनो इधर मेरी बात, नेशनल पार्क्स क्या या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है या जो सैक्रेड ग्रोव्स है या जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है बेटा,
ये जो नेशनल पार्क होता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं बेटा, दे आर प्रोटेक्टेड, लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज। मुझे आपको यह हमेशा फिर परेशानी रहता है, सर नेशनल पार्क क्या होता है, क्या ये वो खेलने कूदने का पार्क है? नहीं बेटा, ऐसा पार्क नहीं है। ये कोई रीजन है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, समझ रहे आप, और वहां जो थ्रेट, डिग्री ऑफ थ्रेट जो है वो भी ज्यादा है। और इसमें एक, बिफोर मूविंग अहेड, इसमें एक और आता है बेटा, दैट इज हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये भी एक मेथड है बेटा। तो क्या बात मैं कर रहा था, नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क कोई रीजन है, कोई बड़ा एरिया है जहां पर जो बायोडाइवर्सिटी रिच है, वहां स्पीशीज रिचनेस बहुत है, लेकिन वहां जो डिग्री ऑफ थ्रेट है वो भी ज्यादा है। वहां इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, उनको थ्रेट भी लाहक ज्यादा है। आप क्या करते हैं, इसको आप डिक्लेयर करते हैं प्रोटेक्टेड, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया। आप इस एरिया को लीगल प्रोटेक्शन देते हैं ताकि वहां मतलब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ ना किए जाए या डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी अलाउ ना किए जाए। तो ये लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके लिए टर्म भी आ जाती है पैन, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। हाँ तो बेटा क्या बात कर रहा था मैं आपके साथ, प्रोटेक्टेड एरियाज है, ये सारे लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज है। नेशनल पार्क लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, सैक्रेड ग्रूव्स ये तो लीगली प्रोटेक्टेड नहीं होते बेटा, इसके बारे में अभी मैं आपसे बात करूंगा। बायोस्फीयर रिजर्व लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, हॉटस्पॉट्स लीगली प्रोटेक्टेड एरिया। तो अब मैं आपसे कहूंगा बेटे नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा सा। देखो बेटा, नेशनल पार्क्स का जहां तक ताल्लुक है, इसमें इन नेशनल पार्क्स की जब हम बात करेंगे, इनमें फ्लोरा एज वेल एज फाना दैट्स कंजर्व्ड। फ्लोरा एज वेल एज व्हाट, फाना इज कंजर्व्ड। इनमें ह्यूमन सेटलमेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, हंटिंग, व्हाट यू कॉल्ड एज टैपिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, वो इसमें अलाउड नहीं होता है बेटा। किन के अंदर? नेशनल पार्क्स के अंदर। अभी आप बोलेंगे सर नेशनल पार्क से हमने क्या पूछा जाएगा सवाल बेटा? देयर आर करंटली 90 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। करंटली वी हैव, ये पूछा जा सकता है, करंटली वी हैव 90 एनपी समझ रहे आप, नेशनल पार्क्स इन इंडिया। इंडिया में अभी हमारे कितने हैं? 90 नेशनल पार्क्स है इंडिया में। क्या आप मुझे बता सकते बेटे इंडिया में पहली नेशनल पार्क कौन सी बनी थी? मैं बता रहा हूं आपको, दैट्स अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, ये तो 90 नेशनल पार्क्स का मेंशन है आपके टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट नेशनल पार्क दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1965 प्रोबेबली, वो थी जिम कॉर्बेट। उसको एक्चुअली उस टाइम नाम रखा गया था हेली नेशनल पार्क, अभी उसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है। तो अगर अभी आपको आएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में पहली नेशनल पार्क बनी थी इंडिया में, दैट वाज वे बैक। इसलिए वर्ल्ड में पहली जो नेशनल पार्क बनी थी वो बनी थी येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में बनी थी। तो इनकी बात हो रही है, क्या है बेटा जरा मुझे पता, नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क इनसे मेरे लिए ये तो है इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जैसे मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, अच्छा मुझे पता हमारे कश्मीर में कोई नेशनल पार्क है? आपने कोई विजिट किया है नेशनल पार्क? यस एब्सोल्युटली वी हैव दाचिगांव नेशनल पार्क, सुना है, जहां पर वी प्रोटेक्ट वेरी एस्थेटिक एनिमल, दैट्स हंगुल। हंगुल वहां पर प्रिजर्व किया, कंजर्व हो रहा है बेटे अभी। उसके बाद अगर और भी एनिमल्स है तो मेनली वहां पर हंगुल कंजर्वेशन हो रहा है बेटे, आपने सुना होगा। इसी तरीके से वी हैव वन मोर नेशनल पार्क दैट इज सलीम अली नेशनल पार्क, जो हमारे जेएंडके में। इसी तरह का लद्दाख में हमारी हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख। तो नेशनल पार्क्स की यहां पर बात हो रही है, तो आप इतना याद रखेंगे इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन, वो लीगली प्रोटेक्टेड एरियाज, 90 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। Likewise, we have recorded as wildlife sanctuaries. ये भी लीगली प्रोटेक्टेड एरिया, बायोडाइवर्सिटी रिच, वहां पर भी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है। लेकिन एक चीज का ये है, बायोडाइवर्सिटी का नंबर बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी जो हमारी करंटली इंडिया में है वो है ग्रेटर देन 448 इन इंडिया। इंडिया में अभी जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो ग्रेटर देन 448 है इन इंडिया। लाइकवाइज, लेकिन फर्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में फर्क है। एक फर्क यह है, यहां पर हम नेशनल पार्क में फ्लोरा एज वेल एज फाना प्रोटेक्ट करते हैं, यहां पर जनरली फाना प्रोटेक्ट करते हैं।
हम फ्लोरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दी जाती है। नंबर सेकेंड, यहां पर थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज वो अलाउड है। इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, इनकी बाउंड्री डिस्टिंक्ट नहीं होती है। मेनी मोर डिफरेंसेस आर देयर, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। लाइकवाइज मैं पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ यहां पर बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसका ख्याल रखना बेटा, मेरे बच्चों जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व्स का ताल्लुक है, ये इनके कुछ डिमेरिट्स थी है नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि वहां ह्यूमन सेटलमेंट का बड़ा ये जो है वो कम मुदाखलत है इन दोनों में। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये दे आर मच लार्जर देन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। पहले मैं इसके बारे में पहला पॉइंट बता दूं आपको, दे वर लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, दे वर लॉन्च्ड बाय यूनेस्को। इनको लॉन्च किया मेरे बच्चों किसने? यूनेस्को। यूनेस्को को जानते हो आप? यूनेस्को कोई बंदा है नहीं, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने लॉन्च किया बायोस्फीयर रिजर्व्स को, दे वर लॉन्च्ड बाय यूनेस्को अंडर प्रोग्राम, अंडर मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलता था इस ऑर्गेनाइजेशन का, अंडर मैप, मैन एंड बायोस्फीयर का एक प्रोग्राम। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं उनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं, इसी इन्होंने लॉन्च किया, यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया अंडर मैप, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इन व्हाट इज कॉल्ड एज 1975। इन 1975 में ये लॉन्च हो गया बेटा। अभी जहां तक बायोस्फीयर रिजर्व्स का ताल्लुक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स का जहां तक ताल्लुक है बेटे, ये बायोस्फीयर भी लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन हमने इसको जोन्स में डिवाइड किया। इसमें जोन्स होते बेटे, मैं आपको बता दूं, इसमें एक जोन होता है, इसको मैं बता दूंगा कोर जोन मेरे बच्चों। दूसरा जोन होता है बेटा इसमें बफर जोन कहलाता है। नंबर थर्ड होता है बेटा इसमें ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ना बेटा, इसको जोन्स में अपने कोई बड़ा एरिया सेट किया, वहां पर बायोडाइवर्सिटी रिच है, दैट्स रिच इन द बायोडाइवर्सिटी, थ्रेट्स भी वहां पर है, तो आप इसको 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड एज कोर जोन, अनदर इज कॉल्ड एज बफर जोन, नंबर थर्ड इज कॉल्ड एज माय डियर स्टूडेंट्स ट्रांजिशन जोन। कोर जोन का जहां तक ताल्लुक होता है, इसमें थ्रेटेंड स्पीशीज होती है या हैबिटेट, डैमेज्ड हैबिटेट होता है बेटा कोर जोन में। यहां पर थ्रेटेंड स्पीशीज होती है बेटा, या हैबिटेट यहां पर डिस्ट्रॉय हुआ होगा किसी भी रीजन से। तो ये जो कोर जोन है, ये सबसे सेंसिटिव जोन है इस बायोस्फीयर रिजर्व का। नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इन दिस जोन। इसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होता बेटा। यू कैनॉट गो फॉर हंटिंग देयर, you cannot go for what is called as cutting of trees, you can't go for any other activity there, it's strictly prohibited in the core zone. Now let's talk about the buffer zone. Buffer zone का मेरे बच्चों जहां तक ताल्लुक है, limited activities are allowed, limited activities, human activities are limited activities are allowed। इसमें भी आप हंटिंग वगैरह नहीं कर सकते बेटा, या कटिंग ऑफ ट्रीज, नथिंग लाइक दैट। यहां पर लिमिटेड एक्टिविटीज है which are what is called as related to research and education। हाँ बोलेंगे सर, थोड़ा सा बता दीजिए आप डिटेल में। आप रिसर्च, इसमें रिसर्च रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप इसमें कर सकते हैं, या एजुकेशनल टूर्स आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बफर जोन में, लेकिन वहां पर भी लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज है। अब मेरे पास जो ट्रांजिशन जोन का ताल्लुक, ट्रांजिशन जोन का जहां तक ताल्लुक है, इसमें ह्यूमन एक्टिविटीज
लाइक ह्यूमन सेटलमेंट, हंटिंग, ट्राइबल जो पीपल है वो इनमें रह सकते बेटा। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक सेटलमेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज व्हाट, लाइक settlement, grazing, forestry, etc. They are what is called as allowed in this zone, but not up to that limit that it would destroy biodiversity again. वो भी लिमिट में है, but तो यहाँ मैंने क्या बोला, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड। कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? रिसर्च और एजुकेशन, एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज वो तो है ही है। इसके अलावा ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये कॉपी कर लेना, ह्यूमन सेटलमेंट्स, ग्रेजिंग, फॉरेस्ट्री, वो सब चीजें इसमें मेरे बच्चों अलाउड होते हैं, बट इन ए लिमिटेड मैनर। बट इन ए व्हाट? लिमिटेड मैनर। लिमिटेड मैनर में ये चीजें पर अलाउड होती है बेटा। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, यू कॉपी बेटा। ओके बेटा, आई होप यू माइट हैव कॉपीड इट। देखो बेटा, अभी एक और सवाल इसके साथ एसोसिएटेड है जो टेक्स्ट में मेंशन्ड है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है वो है 14। टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया is equal to 14. Total number of biosphere reserves in India is 14 बेटा। इनमें से 4 जो है they are connected at the international level, वो इंटरनेशनल लेवल पर बेटा कनेक्टेड है। We have इंडिया में, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, या नंदा देवी है, इसी तरीके से नीलगिरी हिल्स है, नंदा देवी है बेटा, सुंदरबंस है। ये कुछ बायोस्फीयर रिजर्व है जो इंडिया में प्रेजेंट है। चलो इनके बारे में, तो नीलगिरी जो था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। तो इट इज आल्सो कनेक्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल along with the Nanda Devi, Sundarbans we have, and what is called as Sundarbans we have, Gulf of Mannar we have। तो गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबंस, नंदा देवी, नीलगिरी हिल्स, ये 4 इंटरनेशनल लेवल पर भी कनेक्टेड है। तो ये मेरे बच्चों हो गया किसके बारे में? दिस इज अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व्स। इसके साथ खत्म हो गया मेरे बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब सुनो इधर मेरी बात। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अनदर इन सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज सैक्रेड ग्रूव्स। देखो बेटा, जैसे नाम से ही आपको पता चलेगा, सैक्रेड। सैक्रेड किसको बोलते हैं? कोई भी पॉयस चीज, कोई भी मुकद्दस चीज को सैक्रेड कहा जाता है। अब ये सैक्रेड ग्रूव्स है क्या बेटा? इन सर्टेन कल्चर्स, कुछ कल्चर्स है दुनिया में, इन सर्टेन कल्चर्स द ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स आर सेट असाइड। इन certain cultures, in certain cultures, tracts of forests are set aside। In certain cultures, tracts of forests are set aside, इनको अलग किया जाता बेटा। And all the species या biodiversity within, all the biodiversity within is venerated and given total protection। मैं एक्सप्लेन करूंगा सिंपल टर्म्स में। कुछ कल्चर्स क्या होते हैं बेटा, उनमें कुछ फॉरेस्ट के पैचेस है या कुछ ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट है, उनमें कुछ प्लांट स्पीशीज होती है, या उन फॉरेस्ट पैचेस को या ट्रैक्ट्स को
उनको मुकद्दस माना जाता है। दे हैव रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल वैल्यू। उन लोगों के लिए उस फॉरेस्ट ट्रैक्ट का क्या होता है, रिलीजियस वैल्यू होता है या कल्चरल वैल्यू होता है बेटा। इनको ये सेट असाइड करते कि यार देयर एक्स एंड सिकल is not what called as not x, समझ रहे आप, x and sickle भी आप समझ रहे होंगे, that's not allowed। वहां पर कोई छेड़खानी मत करो, वहां पर x का इस्तेमाल मत करो। वहां जो भी उसके अंदर उस फॉरेस्ट ट्रैक्ट के अंदर जो भी ये है बायोडाइवर्सिटी है, ऑल द बायोडाइवर्सिटी इज वेनेरेटेड। वेनेरेटेड मतलब को सॉरी वेनेरेटेड का मतलब होता है बेटा उनको रिलीजियस इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनको पॉयस माना जाता है, दे आर गिवन टोटल प्रोटेक्शन। तो इस तरीके से भी हमारा एक काम निकलता है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है। अब ये सैक्रेड ग्रूव्स कहलाते हैं बेटा। अब सैक्रेड ग्रूव्स की कुछ एग्जांपल्स यहां पर एक एग्जांपल है खासी एंड जैंता हिल्स। खासी एंड जैंता हिल्स इन मेघालय, मेघालय। इनमें खासी एंड जैंती हिल्स है, इनको सैक्रेड माना जाता है, इनको प्रोटेक्शन दी जाती है बेटा। इसी तरीके से नंबर 1, नंबर 2 अरावली हिल्स इन राजस्थान, इनको सैक्रेड माना जाता है। अरावली हिल्स इन राजस्थान, खासी एंड जयंता हिल्स इन ओके बेटा राजस्थान, अरावली हिल्स इन राजस्थान। वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। चंदा, बास्तर and Sargoja forests in Chanda, Bastar and Sargoja forests in Madhya Pradesh। तो ये है कुछ सैक्रेड ग्रूव्स की एग्जांपल्स मेरे बच्चों। सैक्रेड ग्रूव्स क्या है मेरे बच्चों, फॉरेस्ट्स के पैचेस है या ट्रैक्ट्स है which are regarded religiously and spiritually very what you call as sacred, and उनके अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है that's venerated, उसको important माना जाता है from religious aspects, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। अब जाके इसके एग्जांपल्स कुछ है, खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र एंड चंदा, बस्तार एंड सरगोजा फॉरेस्ट्स इन मध्य प्रदेश। दोबारा, चंदा, बस्तार एंड सरगोजा फॉरेस्ट इन व्हाट, मध्य प्रदेश। इनको हम मेरे बच्चों कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सैक्रेड ग्रूव्स। नाउ नेक्स्ट, in fact last method, that's biodiversity hotspots। Biodiversity hotspots। Concept given by concept of biodiversity hotspots was given by concept of biodiversity hotspots was given by Norman Mayer। concept of biodiversity hotspots was given by Norman Mayer ने इनका कॉन्सेप्ट दिया था बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। अब है क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, हॉटस्पॉट किसी चीज का, इनमें बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है यार। वेरी देयर आर सर्टेन एरियाज, ज्योग्राफिकल एरियाज व्हिच आर वेरी वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी।
दो क्राइटेरिया हम यूज करते बेटा बर्ड हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करने के लिए, हॉटस्पॉट डिलिमिट करने के लिए कि किसको आप हॉटस्पॉट बोलेंगे। मतलब यू कॉन्ट कॉल एवरीबॉडी कॉल्ड एज बायोजियोग्राफिकल जोन एज हॉटस्पॉट, आप हर किसी को हॉटस्पॉट का ही नहीं बोलते हैं। तो किन दो हॉटस्पॉट को डिलिमिट करने का, किस चीज को हॉटस्पॉट बता देंगे, दो क्राइटेरियाज यूज हो जाते हैं। टू क्राइटेरियाज आर मेनली यूज्ड टू डिलिमिट व्हाट इज कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। टू क्राइटेरियाज, one is what is called as, one is बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में एक चीज है बेटा, वो है नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट। डिग्री ऑफ थ्रेट, देखो बेटा पहला नाम से आपको पता चलता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वो एरिया, इनका पहला डायग्नोस्टिक एरिया ये होता है फीचर की दे आर वेरी वेरी रिच इन बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में जो स्पीशीज रिचनेस होती है या स्पीशीज डायवर्सिटी जो होती है बेटा, दैट्स क्वाइट हाई, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इनको डिलिमिट करने के लिए दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर वन इज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज। हॉटस्पॉट्स के अंदर एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा होती है, डिग्री ऑफ एंडेमिज्म शुड बी वेरी हाई। आप बोलेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, यानी कि जो स्पीशीज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में पाई जाती है वो सिर्फ जो तो दो क्राइटेरिया डिलिमिट किए जाते हैं, नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड डिग्री ऑफ थ्रेट। तो बेटा हम बात कर रहे थे किसकी, हम बात कर रहे थे मेरे बच्चों कि वहां पर इनके अंदर एंडेमिज्म का जो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होगा वो हाई होना चाहिए, यानी कि जो स्पीशीज वहां पर होंगी वो किसी और जगह नहीं होनी चाहिए बेटा, वो उसी रिस्ट्रिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर एरिया होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। और समझ रहे आप, इसी तरीके से वहां डिग्री ऑफ थ्रेट जो है या हैबिटेट लॉस है, वहां पर डिग्री ऑफ थ्रेट ज्यादा होना चाहिए, या वी शुड, इनमें क्या होता है एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। ये दो, नंबर वन नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज शुड बी वेरी हाई, एंडेमिज्म शुड बी हाई, नंबर सेकेंड डिग्री ऑफ थ्रेट या एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस शुड बी देयर। तो ये दो चीजें वहां पर होनी चाहिए। तो बेटा फिर जाकर हम कहते हैं बेटा उस एरिया को हॉटस्पॉट। किस एरिया को हॉटस्पॉट बोलेंगे, वो एरिया जहां स्पीशीज रिचनेस ज्यादा हो, जहां डिग्री ऑफ एंडेमिज्म ज्यादा हो, जहां पर एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस हो, तो उसको हम बोलते हैं बेटा दैट्स कॉल्ड एज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। Initially there were 25 biodiversity hotspots in the world, 9 new have been added, so taking the total number to the 34. पहले 25 biodiversity hotspots आइडेंटिफाई किए गए थे थ्रू वर्ल्ड, समझ रहे आप, फिर 9 और ऐड हो गए, तो जाकर टोटल जो नंबर ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है हमारे वर्ल्ड में भी वो है 34। When we talk about India, in India we have 3 biodiversity hotspots. इंडिया में हमारे 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। वन इज वेस्टर्न घाट्स, सेकेंड इज इंडो बुर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, and number third is Himalayas. Number third is Himalayas. 3 है बेटा इंडिया के अंदर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड हिमालय। जैसे कि मैंने आपको बोला वेस्टर्न घाट्स में नंबर ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज व्हिच आर एंडेमिक, दे आर वेरी हाई,
वेस्टर्न घाट्स के अंदर। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स है बेटा, मैं यहां पर नाम ही सिर्फ बता दूंगा, दे आर अलोंग द वेस्ट कोस्ट। इंडिया का जो वेस्ट कोस्ट है उसके अलोंग है ये, तो इनको वेस्टर्न घाट्स कहा जाता है बेटे। इनमें जो है वेस्टर्न घाट्स की जब हम बात करेंगे बेटा, इसमें 1600 प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक देयर। 1600 प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक देयर। यानी कि वो 1600 प्लांट स्पीशीज वहां पर है जो सिर्फ वहीं पर पाए जाते हैं बेटा। इसी तरीके से बेटा यहां पर इंडो बुर्मा रीजन जो है 3500 प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक देयर। And it is one of the center of the what we call as primitive gymnosperms, sorry primitive angiosperms, Winteraceae family, Magnolia वगैरह वो इस रीजन में पाए जाते हैं। 3500 प्लांट स्पीशीज आर एंडेमिक टू इंडो बर्मा रीजन। और इसी तरीके से हिमालय जो है दिस इज द रिचेस्ट इन द डायवर्सिटी, रिचेस्ट इन द बायोडायवर्सिटी। यहां पर सिर्फ 3169 डाइकॉट स्पीशीज दे आर एंडेमिक। सिर्फ मैं डाइकॉट्स की बात कर रहा हूं। आप देखो ये कितना डाइवर्स रीजन है और यहां एंडेमिज्म कितना होगा। डाइकॉट्स के सिर्फ यहां पर 3169 स्पीशीज आर एंडेमिक इन द बॉडी कॉल्ड एज हिमालयाज। तो ये हो गया मेरे बच्चों तीन। मैंने क्या बोला आपको, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोलेंगे? वन, द जियोग्राफिकल एरिया व्हिच हैज वेरी high species diversity, species richness is high, degree of endemism is high, and what you call as there should be accelerated, which are under what you call as accelerated habitat loss. तो कितने वर्ल्ड में भी 25 + 9 that's 34। इंडिया में हमारे कितने 3 that's 3 वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, हिमालय। अगर कलेक्टिवली वर्ल्ड लेवल पर बात करें, ये जो 34 ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें मेरे बच्चों, these biodiversity hotspots they occupy less than 2% of the world's land area. They occupy what is called as less than 2%. They occupy less than 2% of world's land area. कौन बेटा? बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स 34। ये सिर्फ वर्ल्ड का लैंड एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं? लेस देन 2%। इफ स्पीशीज इन दिस व्हाट यू कॉल्ड एज हॉटस्पॉट्स आर कंजर्व, अगर इनको प्रॉपरली कंजर्व किया जाएगा बेटा, इफ द व्हाट यू कॉल्ड एज दीस 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर कंजर्व, इट वुड रिड्यूस rate of extinction by 30%. It would reduce rate of, देखो बेटा सिर्फ आपको 2% वर्ल्ड या even less than that वर्ल्ड लैंड एरिया कंजर्व करना है बेटा, and this would reduce what is called as शाबाश रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बाय 30%। 30% जो करंट रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो उसमें 30% की कमी आ जाएगी बेटा। तो these are some in situ methods of biodiversity conservation. I hope you have enjoyed the lecture. Rest will discuss in the next lecture. Ex situ methods of conservation. Ex situ methods of conservation. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है कि एक्स सिटू क्या होता है। जरा मुझे बताइए एक्स सिटू क्या होता है? एक्स सिटू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन होते हैं बेटा जब आप कंजर्व करेंगे बायोडायवर्सिटी को आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, अपने हैबिटेट के अंदर नहीं, क्योंकि अगर वहां करते तो वो इन सिटू कहलाता, लेकिन आप क्या आउटसाइड किया आपने तो एक्स सिटू कहलाएगा मेरे बच्चों। अब ये जो एक्स सिटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन है इसमें हमारे आते बेटे, इसमें कौन कौन सा, इनमें थोड़ा सा मुझे बताना है। इसमें क्या हमारा आ जाता है? एक आ जाती है इसमें हमारे होम गार्डन्स, इसमें हमारे आते हैं बेटा बॉटेनिकल गार्डन्स,
इसमें हमारे आ जाते बेटा जूलॉजिकल पार्क्स, zoological parks या म्यूजियम्स। ओके, zoological parks, इसमें हमारे आ जाते बेटा होम गार्डन्स, बॉटेनिकल गार्डन्स, zoological parks, इसमें हमारे आ जाते बेटा सीड बैंक्स, इसमें हमारे आ जाते बेटा फ्रोजन जर्मप्लाज्म, इसमें हमारा आएगा जीन बैंक्स या जीन लाइब्रेरीज, जीन लाइब्रेरीज, इसमें हमारा आएगा टिश्यू कल्चर। अब थोड़ा बस इतना ही बेटे आपने इसमें याद रखना है, यहां कोई बड़ा मसला नहीं है कि देखो होम गार्डन क्या होता है। होम गार्डन है आपके घर में आपने कोई गार्डन बनाया, वहां पर आपने प्रिजर्व किया कोई मेडिसिनल प्लांट लाइक एलॉय, समझ रहे आप, या कोई प्लांट आपने ग्रो किया वहां आपको इसने प्रिजर्व कर लिया बेटा, तो वो होता है बॉटेनिकल गार्डन्स। तो आप लोग ऑलरेडी 11th में पढ़े होते बेटा। बॉटेनिकल गार्डन्स जो होता है इट्स अ लाइव कलेक्शन ऑफ, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइव प्लांट्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइव प्लांट्स। जैसे जो हमारे थ्रेटेंड प्लांट स्पीशीज है उनको हम एक जगह जमा करते हैं बॉटेनिकल गार्डन में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करते बेटा, वहां पर आप ऑप्टिमम हर एक इनको चीज देते हैं, अवेलेबिलिटी रखते बेटे, तो एक कलेक्शन बनाते हैं, उनका केयर करते हैं आप बेटा, उनको प्रोपेगेट करवाते हैं, तो दिस इज बॉटेनिकल गार्डन्स। जैसे वी हैव कश्मीर यूनिवर्सिटी बॉटेनिकल गार्डन एसोसिएटेड विद द बॉटनी डिपार्टमेंट हियर। तो इसी तरीके से दुनिया में वी हैव इन द वर्ल्ड करंटली वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज मोर देन 1500 व्हाट इज कॉल्ड एज बॉटेनिकल गार्डन्स। More than 1500 botanical gardens are present all over the world. इस तरीके से आर्बोरेटा, बॉटेनिकल गार्डन का ही एक वेरिएंट होता है, एक टाइप होता है आर्बोरेटा। आर्बोरेटा में जनरली आप ट्रीज और वुडी प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स, आर्बोरेटा, वो भी इसमें आ जाता है। इसी तरीके ज़ूलॉजिकल पार्क्स, आपको पता है ज़ूलॉजिकल पार्क्स में हम मतलब वी हैव डिफरेंट रिजर्व्स जहां पर हम एनिमल्स को रिजर्व करते हैं बेटा, कंजर्व करते हैं। सीड बैंक्स, सीड बैंक आपको क्या पता होता है बेटे, सीड बैंक कोई स्पीशीज है एंडेंजर्ड है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल है, थ्रेटन्ड है, आप इसके सीड्स को क्रायो प्रिजर्व करेंगे तो फॉर फ्यूचर जनरेशंस, उनको सीड बैंक्स कहते हैं। इसी तरीके कोई किसी प्लांट का जर्म प्लाज्म जो है वो आप क्रायो प्रिजर्व करेंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, उसको आप कैसे जीन लाइब्रेरीज आप बनाते बेटा। टिश्यू कल्चर में जैसे आपको पता है, उसमें टिश्यू कल्चर में हम कल्चर कर सकते हैं पोलन ग्रेन्स, एम्ब्रियोज, एंथर्स, जो भी पार्ट्स प्लांट के हमारे पास होंगे उनको हम कल्चर कर सकते हैं बेटा, और आगे हम उन प्लांट्स को प्रोपेगेट करते हैं बेटा। तो ये हो गए मेरे बच्चों ex situ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन। क्योंकि देखो इसमें इन सब में क्या होता है बेटा, बॉटेनिकल गार्डन है या होम गार्डन है, बॉटेनिकल गार्डन, या जैसे बॉटेनिकल गार्डन में हमारे बॉटेनिकल गार्डन्स में बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, वो उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं होता है, उनको वहां पर ग्रो करवाया गया होता है बेटा, उनको कंजर्व किया गया होता है, उनको सपोर्ट, ह्यूमन सपोर्ट दिया जाता है, प्रोपेगेट करवाया जाता है, पॉलिनेट किया जाता है, जो भी वो चीजें इनको दी जाती है, जैसे ज़ूलॉजिकल पार्क, सीड बैंक्स, फ्रोजन जर्म प्लाज्म, जीन लाइब्रेरीज, टिश्यू कल्चर आगे आपने डिटेल में पढ़ना है बेटे। तो ये सब ex situ मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन कहलाते हैं बेटा, या ऑफ साइट मेथड। तो ये हो गए मेरे बच्चों ex situ कंजर्वेशन मेथड, इसके बारे में। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, कन्वेंशंस एसोसिएटेड विद द बायोडायवर्सिटी। Conventions associated with biodiversity, इसके साथ क्या कन्वेंशंस एसोसिएटेड है बेटा, बहुत सारे कन्वेंशंस इसके साथ है। देखो बायोडायवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल द वेज,
तो इसको कंजर्व करने के लिए, इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ, या कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, या थ्रेट डिटरमाइन करने के लिए, या बाकी चीजों प्रेजेंट स्टेटस क्या है उसके लिए कुछ कन्वेंशंस बनाई गई है बेटा। यहां पर टेक्स्ट बुक में 2 कन्वेंशंस की बात हुई है, उनके बारे में आपको मैं बता दूंगा। वन इज अर्थ समिट। अर्थ समिट दैट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरो, ब्राजील इन 1992। एक बारडावस्टी की एक समिट की गई, अर्थ समिट उसको नाम दिया गया, रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया इन 92। इसमें पार्टिसिपेंट्स थे 170 कंट्रीज। तो इनके डिफरेंट गोल्स होते हैं बेटा, कि कैसे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज को इंप्रूव किया जाए, कैसे करंट स्ट्रेटजीज को कॉल्ड एज क्या इंप्रूव किया जाए, कैसे रिड्यूस किया जाए रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस, ये इनका रहता है। ये एक एसोसिएटेड है इसके साथ एक कन्वेंशन, दैट्स अर्थ समिट। एंड सेकेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वर्ल्ड समिट। एक है अर्थ समिट और दूसरा वर्ल्ड समिट। This World Summit is another convention associated with the biodiversity. It was held in what is called as Johannesburg, South Africa. Johannesburg, ये तो आपको याद रहेगा, इधर इंटरनेशनल ग्राउंड है, क्रिकेट खेला जाता है यहां पर। ये जॉन्सबर्ग में हेल्ड की गई वर्ल्ड समिट। इट वाज हेल्ड इन जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। तो इसके जो हेल्ड कब की गई थी, इट वाज हेल्ड इन जॉन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका 2002। तो ये रिसेंटली है एज कंपेयर टू द अर्थ समिट। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे दे वर 190। इन्होंने प्लेज किया, दे प्लेज्ड कि दे वुड रिड्यूस द रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस बाय द 2010। रेट ऑफ एक्सटिंक्शंस कंट्रोल में लाएंगे, उस टाइम का था ये। तो ये पीरियडिकली होती रहती है बेटा। अब जो टेक्स्ट का डेटा है वो मैंने आप तक पहुंचाया। तो इसके साथ मेरे बच्चों खत्म हो गया इकोलॉजी का एक और सब यूनिट, दैट्स बायोडायवर्सिटी। अब मेरे बच्चों आपको पता है ये बायोडायवर्सिटी सारा डाटाबेस था, मगर बेटे यू डोंट हैव चॉइस इन द बायोलॉजी। ऐसा नहीं कह सकते आप सर कि इसमें डेटा है तो याद रखना पड़ेगा बेटे। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया जाए आपको। टेक्स्ट बुक भी आप देख लीजिए बेटा, उसमें डेटा जो है वो मैंने आपके लेक्चर्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। ये आपको जरूरी याद रखना है, इस पे आप देख लीजिए। यू हैव अ सर्वे ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड, उस पर डायरेक्टली डाटाबेस क्वेश्चंस भी आ जाते हैं बेटे। नाउ आई वुड गिव यू 3 days टाइम, 2 days टाइम रादर, या 3 days टाइम। तो वो 3 दिन का टाइम मैं आपको दूंगा, आप प्रॉपरली इसको रिवाइज कर लीजिए। इकोसिस्टम और इकोलॉजी एज वेल एज बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ये आप रिवाइज कर लीजिए बेटे प्रॉपरली। जैसे मैंने इकोसिस्टम में आपका टेस्ट लिया था और रिवाइज करवाया था, इसी तरीके बायोडायवर्सिटी में भी आपको रिवाइज कराऊंगा। यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, याद रहेगा आपको सब कुछ इंशाल्लाह। और उसके बाद बेटे मैं एक लाइव सेशन करूंगा और मैं पर्सनल यूट्यूब चैनल, तो वो जो लाइव सेशन करेंगे बेटे हम, उसका जो डेट होगा वो मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको कम्युनिकेट कराऊंगा बेटे। आई होप आप पॉजिटिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और बेटा आई वुड क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी। तो और नेक्स्ट बेटा जो इसमें रहता है फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, उसके बाद इंशाल्लाह हमने ये यूनिट खत्म कर लिया। तो प्रॉपरली ये इकोलॉजी जो है मेरे बच्चों, इट्स वन ऑफ द मोस्ट वेटेड यूनिट्स इन द व्हाट कॉल्ड एज नीट। तो इसको आप प्रॉपरली सीरियसली ले लो बेटा, इसको पढ़ाई कर लो, कॉपी मेंटेन कर लो। तो बाकी इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन।